अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 15, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो जब कमरे में आया तो वो दुश्मने जहाँ इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसकी बेकरार निगाहें अपने सितमगर को देखने के लिए कमरे के चारों तरफ का बेकरारी से जायजा ले रही थी। फिर अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद इसकी बेसाख्ता नज़र जानिया के दुपट्टे पर पड़ी थी। इसने बेख्तियार इसके दुपट्टे को उठाते हुए अपने नाक के नथनों के पास ले जाकर इस दुपट्टे में से आती इस दुश्मने जहाँ की खुशबू को महसूस किया था, और फिर इसी दुपट्टे को अपने हाथ में लपेटते हुए इसने मुतलाशी नजरों में चारों तरफ निगाह दौड़ाई थी। इसका दिल कमरे में जानिया की गैर मौजूदगी की वजह से पल भर में डूबा था। अजीबोगरीब से वसवसे इसके दिलो दिमाग में अपना सर उठा रहे थे। लेकिन जब इसकी नज़र लॉन में खुले हुए दरवाजे की जानिब पड़ी तो जानिया की मौजूदगी का ख्याल करते हुए वो इसी जानिब आया था, जहाँ पर वो इसे इजी चेयर पर बैठी अपने इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी सोचों में गुम कहीं खोई हुई नजर आई थी। वो हैरान था कि वो अभी तक जाग रही थी, सोई क्यों नहीं थी अब तक, क्योंकि बकौल इसके अब इसे सो जाना चाहिए था। इसीलिए तो इसने शहराम को पहले भेज दिया था और खुद को बिलावजह ऑफिस के कामों में उलझाए रखा था। इसके लिए यही तरीका तो जाए फरार के लिए मुनासिब लगा था। इसने सोच लिया था कि वो इसके सोने के बाद ही रूम में दाखिल होगा, लेकिन इसे जागता पाकर इसे हैरत हुई थी। इसकी ये हैरत गुस्सा और परेशानी में तब बदली जब इस एक सर्द हवा के झोंके ने इसके वजूद को छुआ था, और इसे इतनी ठंड में यूं अपने इर्द गिर्द से बेनियाज देखकर वो अपने माथे पर बल डाले इसकी जानिब बढ़ा था। क्या चाहती हो अब? बताओ मुझे, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मुझे यूं बिला वजह परेशान कर रही हो? क्यों मुझे तकलीफ पहुंचाते पहुंचाते तुम खुद इस कदर नीचे गिर गई जो खुद से भी लापरवाह हो गई हो? क्यों इतनी ठंड में बैठे खुद को भी तकलीफ पहुंचा रही हो और मुझे भी तकलीफ से दो चार कर रही हो? इसने इसके सर पर पहुंचते हुए इसके बाजू को सख्ती से दबोचा था और एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसके मुंह पर फनकारा था। इसका सर्दी से यख बस्ता ठंडा पड़ता जिसमें इसका दिमाग शार्ट करने का बाइस बना था। ये अच्छा तरीका निकाला है मुझे तकलीफ पहुंचाने का। दाद देता हूँ तुम्हारे इस मास्टर माइंड के पीछे छुपे इस प्लान की। लेकिन एक बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लो कि तुम चाहे मर भी जाओ तो भी तुम्हें मेरी कैद से रिहाई कभी नसीब नहीं होगी। तुम मेरे जुनून की कैद में हो और इस जुनून हरमजान की कैद से तुम्हें रिहाई कभी भी नसीब नहीं होगी। वो इसकी जानिब तल्खी से कहते हुए जख्मी सा मुस्कराया था। तो क्या करूं मैं? क्या चाहते हो आखिर? क्या अब अपनी मर्जी से मैं सांस भी ना लूं? मुझे कैद करके रखना चाहते हो? वेट, मुझे तो लगता है जैसे मैं किसी जालिम देव की कैद में हूँ जो मुझे मेरी मर्जी के बिना अब जीने भी नहीं दे रहा। वो जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी इसके एकदम यूं खींच कर अपने सामने खड़ा करने पर एकदम से हड़बड़ाते हुए पीछे हुई थी। वो इसके गुस्से को देखते हुए बेयकीनी से इसे तक रही थी। इसने अब ऐसी कौन सी नई गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो इस पर इतना गुस्सा हो रहा था? लेकिन फिर इसके यूं इस पर बिलावजह गुस्सा करने पर वो भी अपने आपे से बाहर होती इसे खरी खरी सुना गई थी। स्वीट हार्ट, तुम्हें मैं जालिम देव लगता हूं ना तो ठीक है। फिर तुम मरोगे भी अब इस जालिम देव की इन बाहों की कैद में, और जियोगे भी मेरी इन बाहों की कैद में। तुम्हें मेरी कैद से आज़ादी कभी नसीब नहीं होगी। हाँ, इस सूरत में हो सकती है जब मैं मर जाऊं। तो ऐसी घटिया प्लानिंग करने से बेहतर है कि तुम इस जालिम देव के मरने की दुआएं मांगना शुरू कर दो। इस तरह ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा मेरी इस कैद से रिहाई हासिल करने का, क्योंकि मेरे जीते जी तुम्हारा ये प्लान तो मुमकिन होने से रहा। वो भी इसकी बातों को सुनता एक नए सिरे से अजियत से दो चार हुआ था। इसी वजह से वो इसी के रूबरू नहीं आना चाहता था। वो चाहता था वो जब सोई हुई हो वो तब आए ताकि वो इसके मनमोहनी सूरत को देखते हुए चंद घड़ियां सुकून से सो सके। लेकिन अब इसकी बातों को सुनते वो तकलीफ के जिस मराहिल से गुजर रहा था वो इसके बयान से बाहर था। वो ज़िंदगी भर इससे भी इसके बाकी ख़ानदान के अफराद की तरह
اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ اس کا دل کب اس کو لے کر باغی ہوا، کب اس کی چاہت میں اس نے اپنا آپ دفنا کیا، کب وہ اس کا جنون بنی، اسے خود پتہ تک نہ چلا۔ اس نے بے اختیار اپنی ان لایعنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس کے دوپٹے سے بے نیاز ہوش ربا سراپے کو دیکھا تھا، جو اپنی تمام تر روانیوں کے ساتھ اس کا ایمان ڈگمگانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ یوں دوپٹے سے بے نیاز ہو کر گھومو پھرو گی تو سویٹ ہارٹ، اس بندے بشر کے بہکنے کی چانسز بڑھ جائیں گے، اور پھر مجھ پر ایک اور نیا الزام عائد ہو جائے گا کہ رمضان ہمدانی اپنے دیے وعدے سے پھر گیا۔ وہ اس کے چاروں جانب اس کا دوپٹے کو پھیلاتے ہوئے اپنی ایک آنکھ کے کونے کو بے باکی سے دباتے ہوئے اس کے ہوش ربا سراپے کو اپنی گہری نگاہوں میں سمائے شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ اپنی گرفت کو دوپٹے پر مضبوط کرتی پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ رمضان پیچھے کھڑا مسکراتے ہوئے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب روم میں آیا تو وہ اسے ایسے ہی منہ پھلائے بیٹھی ہوئی ملی تھی اور اسے گھورے جا رہی تھی، لیکن وہ اس کی گہری نظریں خود پر پڑتی محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص بات جو کرنا ابھی باقی رہ گئی ہو، وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتا آخر کار پوچھ بیٹھا تھا۔ آخر اب کہنا کیا باقی رہ گیا تھا جو وہ اسے ایسے گھورے جا رہی تھی؟ جی وہ مجھے کپڑے چاہیے، میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے یہی ایک ڈریس کیری کیا ہوا ہے، مجھے ایک ہی ڈریس کو پہنے ہوئے اب الجھن سی ہونے لگی ہے۔ خود تو اتنے ڈریسز چینج کر چکے ہو اور جبکہ میں ابھی تک اسی ڈریس میں گھوم پھر رہی ہوں۔ وہ اپنے پہنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منہ بناتے بولی تھی۔ تو میری سویٹ ہارٹ کو نئے ڈریسز چاہیے، تو ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ڈریسنگ روم میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اسی جانب بڑھ گیا تھا اور رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کبرڈ کو کھولا تھا اور اس کی طرف کبرڈ کی جانب دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، جس میں بے شمار فینسی، اسٹائلش اور مختلف ڈیزائنر کے ملبوسات موجود تھے۔ وہ ان ملبوسات کو دیکھتی اس کی چوائس کی دل ہی دل میں داد دی تھی، جبکہ زبان پر تو اس نے خاموشی کا قفل لگایا ہوا تھا۔ اگر تم دیکھتی تو تمہیں ضرور پہننے کے لیے اپنے کپڑے مل جاتے، لیکن افسوس تمہیں مجھ سے لڑنے جھگڑنے سے فرصت ملے تو تب نہ، لیکن تمہارا دھیان تو اس طرف تھا ہی نہیں۔ اگر تمہارا دھیان اس طرف ہوتا تو تب ہی ان کی طرف جاتا، لیکن تمہارا تو سارا کا سارا فوکس تو مجھ سے لڑنے پر ہی تھا۔ لیکن خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ کپڑے میں نے تب خریدے تھے جب مجھے ہمارے نکاح کا پتہ چلا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عین نکاح کے موقع پر رخصتی بھی کروا لوں گا، پر افسوس تب میری یہ خواہشات ادھوری رہ گئی۔ لیکن اب تم آ گئی ہو نا میری ان ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ہاں، اس دائیں کبرڈ میں تمہارے لیے جیولری، میک اپ سے لے کر ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، اور اس کے نیچے والے ریک میں ان کپڑوں کے میچنگ شوز ہیں، جو دل چاہے پہن لینا۔ وہ یہ کہہ کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ان میں ایک نارنجی رنگ کا سوٹ لیتی چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اس سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی تھی، اور ویسے بھی آج کا سارا دن اس کا اس ستمگر سے لڑتے لڑتے ہی تو گزرا تھا۔ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بیڈ پر صرف میں سوؤں گی، تم صرف صوفے پر سو گے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر پھیلے ہوئے دیکھ کر ناک پھیلاتے ناگواری سے بولی تھی۔ کیوں وجہ یہاں نہ سونے کی؟ وہ اس کی ناگواری کو دیکھتے ہوئے تعجب سے بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ یہ بیڈ شیئر نہیں کر سکتی، اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، اور میں جاگ بھی اسی لیے ہی رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر سو جاتے، اس لیے پلیز اٹھو یہاں، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ واٹ؟ تم محض اس لیے اب تک جاگ رہی تھی؟ وہ اسے اپنے جاگنے کا ریزن بتا رہی تھی، جس پر وہ اس کے جاگنے کی وجوہات کو سن کر کافی شاکڈ ہوا تھا۔ جی بالکل، اور اب مجھ میں اتنی سخت نہیں بچی کہ تم سے مزید کوئی بحث کر سکوں، اس لیے پلیز رمضان اٹھو اور اپنی جگہ پر خاموشی سے جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے التجایا کہتی بیڈ کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ وہ کب اٹھے اور وہ کب اپنی بے فکری کی نیند سو لے، کیونکہ رمضان کی موجودگی میں وہ کل رات کی طرح ایسی بے فکری کی نیند ہرگز نہیں سونا چاہتی تھی۔ جان، میں خود بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے پلیز تم بھی مجھ سے اب کوئی مزید بحث نہ کرو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ یہ بھول جاؤ کہ میں صوفے پر سوؤں گا یا پھر تمہیں سونے دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے کروٹ لیتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پر رمضان، وہ اس کے یوں بے نیاز ہونے پر چلائی تھی۔
परवर कुछ नहीं स्वीट हार्ट। अब वो वक्त गए कि जब हीरोइन अपनी अना का परचम सर बुलंद करने के लिए अलग होकर सो जाया करती थी, जबकि हीरो बेचारा अपनी हीरोइन को खुश करने के चक्करों में सोफे पर खुद को एडजस्ट कर लेता था। पर ये रियल लाइफ है मेरी जान, और रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर तुम अगले 5 सेकंड में चुप करके यहाँ ना सोई तो मैं फिर भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे कोई वादा किया था, क्योंकि मैं अपने वादे को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। वो बेलचक अंदाज में कहते हुए करवट लिए अपनी आंखें मूंद किया था, जबकि वो इसकी बेनियासी पर बेचौताब खाती लेट गई थी। लेकिन फिर एक झटके से कंफर्टर इस पर से खींचते हुए अपने ऊपर उड़ा लिया था। जानिया, अब क्या मसला है तुम्हारा? मैंने क्या किया है रमजान? और रही बात इस ब्लैंकेट की तो अपने लिए अलग से ले आओ, मुझे अब सुकून से सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट। वो जो कंफर्टर ओढ़ कर आंखें मूंद किया था, इसके यूं कंफर्टर खींचने पर इसकी तरफ करवट लिए गुस्से से चिल्लाया था, जबकि वो इसे मासूमियत से जवाब देती खुद पर कंफर्टर ओढ़ते शब बखैर कहते हुए इसमें अपना मुंह छुपा गई थी। हाँ, जैसे तुम सारा दिन इधर हल चलाती रही हो। दिल तो कर रहा है मेरा तुम्हारे मुझ पर से यूं ब्लैकेट खींचने पर मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। भला मैं अपने जुनून को खुद से दूर क्यों करूँगा? हरमजान, तू कैसी सोच रहा है? वो इसके यूं मासूमियत से पूछने पर इसे दांत पीसे हुए देख रहा था, और इसका बस नहीं चल रहा था कि इसकी मनमानियों पर इसे अपने कमरे से उठाकर बाहर फेंक दे। लेकिन फिर इसने बेख्तियार अपनी इस कमीनी सोच पर लानत भेजी थी, जो अपने ही जुनून को बाहर फेंकने की सोच रहा था। इसके लिए तो बस यही गनीमत था कि वो इसके पहलू में सो रही थी। इसलिए वो फिर एक सर्द आह भरते हुए उठा था और ड्रेसिंग रूम से अपने लिए एक अलग ब्लैंकेट लिए अपने ऊपर ओढ़ते हुए आंखें मूंद गया था। मिस सानिया जो कह रही हैं वो सच है क्या मिस्टर अब्दार किरजई? वो दोनों इस वक्त हेड डिपार्टमेंट के ऑफिस में खड़े थे, जहाँ के वाइस प्रिंसिपल सानिया के कहने पर अब्दार पर बरस रहे थे। सर, मैं समझा नहीं कि मिस सानिया ने आपसे क्या कहा, और वैसे भी बगैर मैं अपनी गलती को जाने मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं गलती पर हूँ? वो एक नज़र सानिया की तरफ देखते तो ताज्जुब से अपने गलत होने का पूछ रहा था। वो ऐसी कौन सी गलती कर बैठा था जिस पर प्रिंसिपल इसे इस तरह तफ्तीश कर रहे थे? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इधर पढ़ने आते हैं या फिर यूनी में आई लड़कियों को हरासा परेशान करने? जानते भी हैं मैं यूनी में आपकी इस हरकत की वजह से आपको यूनी से हमेशा के लिए मुअत्तल भी किया जा सकता है। पर सर, मैंने किसको हरास किया? मैं क्यों ऐसा करूँगा? वो अभी भी यकीन था कि इसने किस लड़की को हरासा परेशान किया। वो तो इन हमेशा इन लड़कियों के पास जाता था जिनका इस पर क्रश होता था। वो तो खुद इस सब के खिलाफ था। आपने मिस सानिया को हरास किया, इसलिए आपको यूनी से अगले 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी अब यूनी के इर्द गिर्द नजर आए या फिर मिस सानिया जुबैर खान को फिर से हरासा परेशान करने का सोचा भी, तो आपका ये सेमेस्टर फ्रीज कर दिया जाएगा। पर सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बगैर किसी दूसरे के दलाइल को सुने आप एकतरफा फैसला कैसे सुना सकते हैं? आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मैंने मिस सानिया को हरासा परेशान किया? ये देखें मिस्टर अब्दार करज़ई, इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि आपने किस बेरहमी से सानिया को दीवार के साथ धक्का दिया, और ये आपका इनको हरासा परेशान करने का मुंह बोलता सबूत है। इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वो प्रिंसिपल का जवाब सुनते पल भर में शॉक्ड हुआ था और प्रिंसिपल से इस बात का सबूत मांगा था, जिस पर उन्होंने अपने लैपटॉप का रुख इसकी तरफ कर दिया था, जिस पर एक सरसरी सी नज़र डालने के बाद वो लब भेजे एक अचटती निगाह इस सितमगर पर डाले, धार से दरवाज़ा बंद करते वहां से चला गया था। जबकि सानिया अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुद को दा देती प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करती वहां से चली गई थी। वो सोच रही थी कि वो इस अवतार से बदला कैसे ले, जिस पर इसका ध्यान कॉरिडोर के एन वस्त में लगे सीसी कैमरा पर पड़ी, जिस पर वो अपने प्लान पर वर्क करती प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई थी और झूठे आंसू बहाते हुए इन्हें अवतार की हरकत का बताया और साथ ही सीसीटीवी फुटेज देखने पर इसरार किया था, जिस पर उन्होंने इसकी बात का यकीन करते हुए अवतार को ऑफिस में बुला लिया था। वो एक बार फिर अपनी जीत पर नासा होती लेक्चर लेने के लिए अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई थी। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या हुआ? प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या कुछ कहा क्या सर ने? कुछ नहीं यार, बस 2 हफ्तों के लिए सर ने मुझे यूनी से सस्पेंड कर दिया है, और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरे जिगर की वजह से।
प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आए इसे कुछ वक्त ही गुजरा था जब इसके दोस्त इरतफा ने इसे इसके उदास चेहरे को देख प्रिंसिपल के ऑफिस में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना परेशान है, जिस पर वो इसे प्रिंसिपल के ऑफिस में हुई रोदात बताने लगा था। अवतार, फिर क्या हुआ? अब क्या करोगे? सेमेस्टर भी करीब है, बामुश्किल 1 माह रह गया है और ऊपर से तुम्हारे जो लेक्चर मिस होंगे, इन सबको कवर अप कैसे करोगे? इसने इसकी बातों को सुनते हुए परेशान कुल लहजे में पूछा था। कुछ नहीं होता यार, तुम किस दिन काम आओगे? मैं तुमसे इस सिलसिले में तब तक मदद ले लिया करूंगा, और वैसे भी मुझे अवतार? इत्तफा ने इसके अचानक बात के अधूरा छोड़कर इसके यूं खामोश हो जाने पर इसकी नज़रों का मरकज़ किसी और जानिब महसूस करके इसने बेख्तियार इसी जानिब देखा था जहां पर सानिया इसे बड़े ही मगरूर अंदाज में आती दिखाई दी थी, जिस पर अवतार इस सितमगर को स्टील हुए जासिब नज़रों से देख रहा था, जबकि वो इसकी मौजूदगी को बुरी तरह से इग्नोर करती हुई इसके पास से गुजर गई थी, जिस पर इर्तफा इसके अवतार को यूं इग्नोर करने पर इसकी हालत का खूब फ़ायदा उठाते बेख्तियार मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया था। जबकि सानिया ने लिफ्ट के पास पहुंचकर इसने अवतार को जलाने के लिए इसकी तरफ एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट पास की थी। वो बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होती, आज इसने अवतार से अपना बदला जो ले लिया था। अवतार मेरे यार, वो चली गई, अब तो होश की दुनिया में आ जा। वैसे एक बात बताओ, आज इसने तेरी सही वोट लगाई? आह नथिंग यार, सी यू सून, अल्लाह हाफिज। जबकि अवतार बेचारा इस सालिम हसीना को यूं मगरूरियत भरे अंदाज में साकित जाते हुए देख रहा था, जिस पर इसके दोस्त ने इसके आगे अपना हाथ लहराकर इसे होश दिलाया था, जिस पर वह महज सर झटकते हुए इसे खुदा हाफिज कहता वहां से चला गया था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लगता है बहुत देर तक सोए रहने की आदत है तुम्हें। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा अपनी टाई की नोट बांध रहा था जब वो इसे बेड पर अंगड़ाई लेती दिखाई दी थी, जिस पर इसने इसे हैरत से आंखें फैलाते हुए देखा था, जबकि वो इसके चेहरे पर फैले हैरत के तासुरात देखते हुए अपनी तैयारी का आखिरी जायजा लेते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में इसके अक्स को देखते हुए इसकी तरफ एक धीमी सी मुस्कान उछाली थी। वेल, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे एक प्यासे को अपनी प्यास की शिद्दत का अंदाज़ा होता है कि वो कितना प्यासा है, ठीक उसी तरह मुझे भी अपने जुनून की हर एक आदत का खूब अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और सोना चाहो तो सो सकती हो, क्योंकि कल तुम्हें मेरी वजह से जल्दी उठना पड़ा। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज स्वीट हार्ट। वो बात करते हुए इसकी तरफ आया था और बेड के साइड दराज पर पड़ा अपना मोबाइल उठाने के बाद इसके सरापे को अपनी गहरी नज़रों में समाये इसे अपने जल्दी आने का कहता वहां से चला गया था। ऐसे कह रहा है जैसे मैं यहाँ खास इसी के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। मैं शाम को जल्दी आऊँगा, मेरी बला से भाड़ में जाए, बड़ा आया मुझे अपना इंतज़ार करवाने वाला। वो इसके जाने के बाद इसकी बातों को दोहराती इसे कोसते हुए फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम की जानिब बढ़ जाती है। मियाँ साहब, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? मलिहा आप? वो इससे टीवी लाउंज में बैठे थे जब मलिहा बेगम ने इनसे चाय लाने का पूछा था, जिस पर वो अभी कुछ कहने ही वाले थे जब इनके अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए, जब इनकी नज़र बेख्तियार दाखिली दरवाजे से अंदर आते रमज़ान पर पड़ी थी, जिसके बदले में मलिहा बेगम ने भी इसी तरफ देखा था जहां पर रमज़ान को इनकी तरफ आता देख इनके ढीले ढाले चेहरे के नकुश तन गए थे। क्यों आए हो अब यहाँ? अब जो करना था वो तो कर चुके, किससे पूछकर यहाँ आए हो? मलिहा बेगम इसे देखते ही भड़क उठी थी, इससे यहाँ आने का जवाब मांग रही थी। आखिर इनकी जिंदगियों में तूफान बर्पा करने के बाद वो क्यों मुंह उठाकर यूं ही इनके घर चला आया? रिलैक्स सासू मामा, मैं तो आपकी बेटी की वजह से यहाँ आया हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको अपने इस हैंडसम फेस को दिखाने का। वो अपनी आंख के एक कोने को दबाते हुए शरारत भरे लहजे में इन्हें पुरसुकून रहने के लिए कह रहा था, जो इसको देखते ही आग बगोला हो गई थी और जुबैर खान की तरफ बढ़ गया था। और ससुर जी, कैसे हैं आप? मैंने सुना आपकी तबीयत नहीं ठीक, मेरे जाने के बाद आप सीधा अस्पताल पहुंच गए। आप अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते? आप तो हर मामले में इतनी एहतियात करते हैं, इसके बावजूद इतनी बेएहतियाती आपसे कैसे हो गई? मेरे समझ से तो ये बात बाहिर है। इनके बराबर में पड़े सोफे पर विराजमान होते हुए वो इनका हालो अहवाल पूछते हुए तंजिया अंदाज में बोला था, जबकि इसके बातों के पीछे छुपे मफहूम को समझते हुए उन्होंने एक सर्द आह खारिज की थी। क्या चाहते हो अब? क्यों आए हो? उन्होंने मुनिहा बेगम का ही सवाल दोहराया था। वो नहीं चाहते थे इनके घर पर किसी भी किस्म का अब मजीद तमाशा हो, इसलिए उन्होंने इससे डायरेक्ट इसके यहाँ आने का सबब पूछा था।
ससुर जी, बताया तो है अपनी बीवी का ज़रूरी सामान लेने आया हो, वो ले लूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यूँ समझे आपको ये बला आपके सर से टल जाएगी, और वैसे भी पहली बार ऐसे सास-ससुर को देख रहा हूँ, जो अपने नए नवेले दामाद से इस तरह रुखाई से पेश आ रहे हैं। नहीं तो ट्रस्ट मी ससुर जी, लोग तो अपने दामाद की खिदमत में आगे-पीछे अपनी पलकें बिछा रहे होते हैं, और एक मेरे सास-ससुर हैं। नॉट फेयर। इसने इनको अपने आने का मकसद बताते हुए आखिर में तंजन कहते हुए इजहार अफसोस किया था, जैसे इसे इनके इस तरह के रूखे सूखे रवैये की उम्मीद ना हो। रमज़ान, तुम जितना मेरी बेटियों के साथ गलत कर चुके हो, तुम हमारे सिर्फ इसी रवैये की मुस्तहिक हो। वो इसके ब्लैक पेंट कोट में मलबूस पुरअसर शख्सियत को देखती तलखी से बोली थी। वो हमेशा से इनकी बेटी सानिया के लिए आइडियल रहा था, लेकिन इसके गलत फैसलों ने इनके एतबार को मिट्टी में रोल दिया था। वो इसके लिए अब सिर्फ नफ़रत महसूस करती थी और कुछ भी नहीं, और वो भी इनके लहजे में अपने लिए नफ़रत महसूस कर चुका था। और जहाँ रिश्तों में एक दफ़ा बदगुमानियों की दरारें पड़ जाएं, वो रिश्ते फिर से कहाँ इतनी आसानी से मुस्तकीम हो पाते हैं। इन्हें जुड़ने में एक मुद्दत लग जाती है, और हरमज़ा ने इनकी नफ़रत को देखते दिल में तहिया कर लिया था कि वो अपनी खाला की दिल से इस नफ़रत को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। सासू मामा, मैं आपसे मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, और ना ही मेरा इरादा आपसे बिलावजह झगड़ने का है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं जो लेने आया हूँ वो मुझे दे दें, ताकि आपका और मेरा वक्त बर्बाद होने से बच जाए। जानिया के कमरे में चले जाओ, जो लेने आए हो लेकर चले जाओ। वो इनको आजिज़ी से कहता सोफ़े की पुश्त से टेक लगा गया था, जबकि ज़ुबैर खान ने इसके चेहरे के संजीदा तासुरात को देखते हुए इसे खुले दिल से इजाज़त दे दी थी, जिस पर वो अपने कोट को अपने हाथों की मुठ्ठियों से एक झटके से सीधा करते हुए उठ गया था। वो जानिया के कमरे में गया तो कमरे के वस्त में इसने एक गहरा सांस लेते हुए इस दुश्मन जाँ की इस कमरे में आंखें बंद करते हुए महसूर की उन खुशबू को महसूस किया, और कमरे से अपने मतलब की चंद ज़रूरी अशिया कबड़ में पड़े एक बैग में डालते हुए बाहर चला गया था। मेरी बेटी कैसी है हरमज़ान, खुश तो है ना वो वहाँ? वो टीवी लाउंज में इनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किए जा रहा था, तो इसको यूं बेगानगी से जाते देख उन्होंने इसे अपनी बेटी जानिया के बारे में पूछा था। वो जानना चाहते थे कि आया इनकी मासूम सी बेटी, जिसके साथ वो अपने हाथों से इतना जुल्म कर बैठे थे, वो किस हाल में होगी, खुश भी होगी कि नहीं। अभी तक तो जिंदा है, लेकिन कुछ देर का पता नहीं। सोच रहा हूँ ससुर जी, इसको अपने बाबा की कार में लॉन्ग ड्राइविंग के लिए भेज दूँ। ससुर जी, तो फिर क्या ख्याल है, भेज दूँ क्या? क्या कह रहे हो, ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम आगे से क्या बकवास कर रहे हो? ससुर जी, आई एम गेट लेट, सो लेट मी गो नाउ। वो इनके लहजे में छुपी अपनी बेटी के लिए बेकरारी और इससे मिलने की तड़प को देखते हुए बेरहमी से बोला था। वो इसके रोशन सभी संजीदा चेहरे को असियत से देख रहे थे, जहां इन्हें इसके चेहरे पर मजाक के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हर मजान एक पल इनकी बदलती हालत का जायजा लेते हुए खूब लुत्फ अंदोज हुआ, फिर इनको नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया था, जबकि वो इसकी पीठ को देखते ही रह गए। जानिया बेटा, तुम खुश तो हो ना हरमजान के साथ? वो बी अम्मा की गोद में अपना सर रखकर अपनी आंखें मूंदे हुए थी, जबकि बी अम्मा इसके सर में प्यार से अपनी उंगलियां चला रही थी, जिसके बायस जानिया को भी सुकून मिल रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही इनके कमरे में आई थी, जब अपने कमरे में बैठे बैठे वो उकता गई थी, और इसने बी अम्मा के कमरे का रुख किया था, और बातों के दौरान बी अम्मा ने इससे इसकी खुशी के बारे में पूछा था। बी अम्मा, क्या आपको नहीं पता? मेरे ख्याल से आपको इस बात का मुझसे बेहतर पता होगा। इसने फीकी मुस्कान के साथ बी अम्मा के किए सवाल का जवाब दिया था, जबकि इसके जवाब को सुनते बी अम्मा के हाथों की उंगलियों की हरकत बेसाख्ता रुक गई थी, जिस पर इसने बी अम्मा की तरफ देखा था। बी अम्मा, आप तो बहुत अच्छी हैं, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन आपका लाडला पोता रमज़ान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही मैं इसके साथ खुश हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं रमज़ान की वजह से आप सबकी मोहब्बतों को नज़रअंदाज कर दूँ। वो भी ठीक हो जाएगा, बस तुम इसके कान खींच कर रखा करो, और अगर फिर भी तुम्हारी बात ना माने, मुझे इसकी शिकायत करना, मैं इसको सीधा कर दूंगी। वो भी अम्मा के उदास चेहरे को देखते हुए इनका चेहरा थामते हुए ईमानदारी से बता रही थी, क्योंकि यहाँ वो जब से आई थी इसे इन सब की मोहब्बत और शफकत देखने को ही मिली थी, जबकि रमज़ान के बुरे रवैये को लेकर इसकी जो सोच थी, इसने अपने इस नादर ख्यालात के बारे में भी अम्मा को सब सच सच बता दिया था, जिस पर भी अम्मा ने इसे हल्के फुल्के लहजे में तसल्ली दी थी। भी अम्मा, एक और बात, मुझे शहराम भाई भी अच्छे नहीं लगते। बेटा, अब वो क्यों नहीं अच्छे लगते? क्या किया शहराम ने? हरमज़ान का तो समझ में आता है, पर शहराम क्यों बुरा है?
اس کے شہرام کو برا کہنے پر اس سے ناسمجھی سے انہوں نے پوچھا تھا، آخر ایسا کیا کر دیا اب شہرام نے جس سے ان کی یہ چھوٹی سی پیاری سی بہو ناراض ہو گئی اور اسے برا کہہ رہی تھی؟ وہ بھی اماں، شہرام بھائی کو میں نے مدد کے لیے کہا جس پر انہوں نے میری مدد کرنے کے بجائے الٹا میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اب ان سے بات نہیں کرنی، ان کو بتا دیجیے گا۔ جانیہ بیٹا آ جانے دو ایک دفعہ اس نالائق کو گھر پر، پھر اس سے پوچھتی ہوں آخر کیوں نہیں اپنی گڑیا کی مدد کی۔ اچھے سے کان کھینچوں گی تاکہ آئندہ میری بیٹی کو وہ انکار نہ کر سکے۔ وہ بھی اماں کے پوچھنے پر شہرام کی کارستانی بتاتی ہوئی آنکھ منہ چڑھاتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی جس پر انہوں نے اس سے تسلی دی تھی۔ جب ان کی بات ہوگی تو وہ خوب شہرام کی کلاس لیں گی جس پر وہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ بی اماں نے اس کے چہرے کو دیکھتے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا، کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی وہ یہاں پر خوش رہے۔ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کا اپنا دل دکھتا تھا، لیکن اگر اس پیاری سی لڑکی کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے اگر انہیں اپنے پوتوں کو ذرا سا ڈانٹنا بھی پڑا تو وہ گریز نہیں کریں گی، کیونکہ جانیہ انہیں اپنی سگی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ ان کے اپنے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی، یہی وجہ تھی وہ اب جانیہ پر اپنی تمام تر محبت کو نچھاور کر دینا چاہتی تھی، اور ایسا کرنے میں انہیں کوئی آر بھی نہیں تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔